नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। रसीदाज क्वेश्चन। रसीदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा बैठ के अखबार पढ़ रही है। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन 100 ईयर्स अगो। अचानक उसकी नज़र एक हेडलाइन पे पड़ी, एक खबर पे पड़ी, जहाँ लिखा था 1000 साल पहले। How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा को आश्चर्य हुआ कि इतने साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है। फाइंडिंग आउट what happened, पता करना कि क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर। कल क्या हुआ था ये पता करने के लिए आप रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ था ये जानने के लिए आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, जिसे याद हो आप उससे पूछ सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये जानने के लिए क्या करेंगे। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन, आइए पता करते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम। बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, अब पास्ट जानने की बात है तो पास्ट में हम क्या जान सकते हैं, क्या क्या मेन्यू में है जानने के लिए। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पता कर सकते हैं। वट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, वो किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेस इन विच दे लीव्ड, वे किन तरह के घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो बहुत सारे लोगों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। वो लोग कौन कौन हैं, वो शिकारी हो सकते हैं, वो चरवाहे हो सकते हैं, वो किसान हो सकते हैं, वो राजा हो सकते हैं, शासक हो सकते हैं, रूलर्स, वो व्यापारी हो सकते हैं, मर्चेंट्स, वो पुजारी हो सकते हैं, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन जो बढ़ई होते हैं, वे कलाकार हो सकते हैं, म्यूजिशियंस हो सकते हैं, संगीतकार हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं। तो इन लोगों के जीवन के बारे में पता किया जा सकता है। वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेल खेला करते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे। द प्लेज दे सॉ, वे किस तरह के नाटक देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे सैंग, किस तरह के गाने गाया करते थे। तो इन चीज़ों के बारे में पता लगाया जा सकता है। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, तो मैप 1 नीचे है, इसमें हमें नर्मदा नदी ढूंढनी है। तो यहाँ है बीच में नर्मदा आर, ये नर्मदा रिवर है। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, लोग इस नदी के किनारे बहुत हजार सालों से रहते आ रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, कुछ सबसे पहले लोग जो नर्मदा नदी के किनारे रहना शुरू किए या बसे, वे स्किल्ड गैदरर्स थे, उनके पास चीज़ें इकट्ठा करने का स्किल था। दैट इज़ पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, तो उस समय लोगों की प्रायोरिटी फूड तक ही सीमित थी। लोग अपना ज़्यादातर समय भोजन इकट्ठा करने में, भोजन ढूंढने में लगाते थे। तो वे स्किल्ड गैदरर्स थे और वो अपना स्किल भोजन ढूंढने में लगाते थे, फूड को गैदर करने में लगाते थे। दे न्यू अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट, वे पास के जंगल में पाए जाने वाले वेल्थ के बारे में, वेल्थ इन टर्म्स ऑफ फूड, उनके लिए वेल्थ फूड ही था उस समय। तो जंगल में किस तरह से कितनी वैरायटी की फूड अवेलेबल है वो उन्हें पता थी, और वो अपने खाने के रूप में जड़ों को, रूट्स को, फ्रूट को और भी दूसरे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को एज अ फूड वो गैदर किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, तो सुलेमान एंड किरथार हिल्स यहाँ पे हैं, ये सुलेमान और ये किरथार, किरथर कहते हैं वैसे। सम ऑफ द एरियाज वेयर विमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here, तो सुलेमान और किरथार हिल्स के पास लगभग 8,000 साल पहले पुरुषों ने और औरतों ने गेहूं और बार्ली उगाई थी या उगाना शुरू किया था। पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल, इस समय तक लोगों ने जानवरों को पालना भी शुरू किया था, जैसे भेड़, बकरी या और भी कोई दूसरा पालतू जानवर, और वे गांव में रहने लगे थे।
लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल। तो हमें गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में ढूंढनी है, तो ऊपर होता है नॉर्थ और राइट में होता है ईस्ट, तो हम नॉर्थ ईस्ट में कहीं ढूंढेंगे। तो हमें यहाँ पे गारो हिल्स, आप देख पा रहे हैं, ये गारो हिल्स है। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो गारो हिल्स भी उन कुछ पहले एरियाज में से है जहाँ पे सबसे पहले खेती करना लोगों ने शुरू किया था। जैसे किरथार और सुलेमान हिल्स में लोगों ने वीट एंड बार्ली उगाई थी, उसी तरह गारो हिल्स में भी लोगों ने एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शुरू किया था। द प्लेसेस वर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्याज। सबसे पहले जहाँ राइस उगाया गया, जहाँ चावल की खेती हुई, वो विंध्यास के नॉर्थ में है, मतलब विंध्यास के ऊपर है। तो कुछ इस इलाके में सबसे पहले राइस की खेती हुई, चावल उगाना लोगों ने शुरू किया। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। हमें इंडस रिवर ढूंढनी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज ढूंढनी है, उसकी सहायक नदियां ढूंढ, मतलब वैसी नदियां जो इंडस में आके मिलती हों। तो इंडस ढूंढ लेंगे तो सहायक नदियां भी मिल जाएंगी, ट्रिब्यूटरीज भी मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं इंडस रिवर कुछ यहाँ है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, तो ये सब आके इंडस में मिल रही हैं, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हुई। तो हमने इंडस को लोकेट किया। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज ऐसी छोटी नदियां होती हैं जो एक बड़ी नदी में आके मिलती है। अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। तो सबसे पहले शहर लगभग 4700 साल पहले इंडस नदी के किनारे बसने शुरू हुए थे, तो शहर सबसे पहले यहाँ बसे। लेटर अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। बाद में जाके लगभग 2500 साल पहले गंगा नदी के किनारे शहर बसना या डेवलप होना शुरू हुए थे, और बाद में जाके समुद्र के किनारे एंड अलोंग द सी कोस्ट। लोकेट गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन। हमें गंगा नदी और सोन नदी का पता लगाना है। सोन नदी आगे चल के गंगा में मिल जाती है और गंगा बड़ी नदी है, सोन छोटी नदी है, इसलिए सोन को गंगा के ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो हमें सोन और गंगा दोनों ही नदियों को ढूंढ। तो यहाँ है गंगा, ये हिमालय से निकल के ऐसे जा रही, और सोन यहाँ आके ऐसे मिल रही है यहाँ पे गंगा, तो यह है सोन और गंगा। In ancient times, the area along the river to the south of Ganga was known as Magadha. पुराने जमाने में गंगा नदी से दक्षिण की तरफ जो भी इलाका था उसे मगध कहा गया। तो गंगा यहाँ है और गंगा से दक्षिण यानी गंगा से नीचे इस इलाके को मगध कहा गया। Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. तो मगध के जो शासक हुए, जो रूलर हुए, वो बहुत पावरफुल थे, शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, एक बड़ा किंगडम बनाया। किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो ये जो साम्राज्य का निर्माण है, किंगडम्स का सेटअप होना है, ये हमारे कंट्री के अलग अलग दूसरे पार्ट्स में भी हुआ। लेकिन चूंकि मगध के जो शासक थे वो बहुत पावरफुल थे, तो उन्होंने एक बड़े किंगडम का निर्माण किया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहे इस सब कॉन्टिनेंट में। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, rivers and seas made journeys dangerous at times but never impossible। तो ट्रैवल करने के समय रास्ते में जो पहाड़ आते थे, जो रेगिस्तान आते थे, नदियां आती थी, समुंदर आते थे, तो ये रास्तों को खतरनाक बनाते थे, लेकिन कभी इम्पॉसिबल नहीं बनाया रास्तों को। लोग इन कठिनाइयों के बावजूद भी ट्रैवल करते रहे। सो men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disasters like flood or drought। सो लोगों के ट्रैवल करने का और भी कारण था कि लोग जीविका की तलाश में, जिंदा रहने के लिए, भोजन के लिए, या फिर आगे चल के काम तलाशने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, या आज भी जाते हैं। या फिर पुराने ज़माने में किसी इलाके में अगर बाढ़ आ गई तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, या फिर सूखा पड़ गया तो वो दूसरे इलाकों में जाएंगे ताकि वो सर्वाइव कर सकें। समटाइम्स मेन मार्च्ड इन आर्मीज कंकरिंग अदर्स लैंड। कुछ समय ऐसा होता था कि लोग सेना के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और दूसरों की जमीन जीत लेते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विथ कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अलावे जो व्यापारी थे वो ट्रैवल करते थे अपने समूह में, कारवां में, काफिले में,
या फिर जहाज से वे अपने वैल्यूएबल आइटम को, महत्वपूर्ण चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। अब जो मर्चेंट्स हैं उन्हें व्यापार करना है, वो दूसरों के साथ ट्रेड करेंगे तो उन्हें लोग चाहिए जो उनके सामानों को खरीदे। तो व्यापारियों को जरूरी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं। तो वे पुराने जमाने में भी ट्रैवल किया करते थे यूजिंग डिफरेंट मीन। ऑल रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे। तो जितने भी रिलीजियस टीचर्स हुए, धार्मिक गुरु हुए, वे एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर रुकते हुए लोगों को सलाह मशविरा देते हुए जाते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स traveled driven by spirit of adventure wanting to discover new and exciting places। तो ये जो लोग ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, या तो व्यापारी हो गए या फिर नॉर्मल लोग हो गए, बाढ़ आ गया तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, या फिर सूखा पड़ गया तो एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो इनके पीछे एक मोटिव था कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो केवल एडवेंचर के लिए, मजे करने के लिए, ट्रैवल उनका पैशन था, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नए प्लेसेस को डिस्कवर करने का शौक था, नई जगहों को ढूंढने का शौक था, वे भी ट्रैवल किए। ऑल दीज लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए तो लोगों ने अपने आइडियाज आपस में शेयर किए। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? लोग आजकल क्यों ट्रैवल करते हैं? लुक एट मैप वन वंस मोर। एक बार और मैप वन को हम देखेंगे। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो प्यारा भारत है, इसके कुछ प्राकृतिक पहरेदार हैं जो इसकी सीमा का निर्माण करते हैं, इसकी बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप इस इलाके में देखेंगे तो आगे हिमालय है, तो ये ऑटोमेटिकली एक सीमा तय कर दी गई है। अब कोई हिमालय को पार करेगा तब घुस पाएगा इस सब कॉन्टिनेंट में, या फिर इसके लोग बाहर जा पाएंगे। आप नीचे की तरफ देखेंगे तो समंदर है। तो एक नेचुरल सीमा, एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण ऑटोमेटिकली हो रखा है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के अराउंड। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas। हालांकि इन फ्रंटियर्स को, इन सीमा रेखाओं को, जो हिमालय पर्वत है या फिर जो दोनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है हमारा सब कॉन्टिनेंट, ये पार करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन्होंने चाहा वे इन माउंटेन्स को पार कर पाए और इन समंदर को भी क्रॉस कर पाए। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled है। तो इन सीमा के बाहर के लोग भी, हिमालय के उस पार के लोग भी, या फिर समंदर के उस पार के लोग भी इस सब कॉन्टिनेंट में आए और यहाँ बस गए, सेटल हो गए। These movements of people enriched our cultural tradition। तो लोग जो इस सब कॉन्टिनेंट में आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को और हमारी परंपराओं को और एनरिच किया, समृद्ध बनाया। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन। तो जो नए लोग आए उन्होंने अपने तरीके बताए कि किस तरह से पत्थर को तराशा जाता है, कैसे स्टोन को कार्व किया जाता है, उस पे कलाकृतियां बनाई जाती हैं। कंपोजिंग म्यूजिक, किस तरह से म्यूजिक बनाए जाते हैं, और कैसे खाने वो लोग बनाते थे। तो ये आइडियाज आपस में शेयर हो रहे हैं हजारों सालों पहले से। नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी हैव यूज्ड फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। तो दो शब्द जो हम अपने देश के लिए यूज करते आ रहे हैं वो है एक इंडिया, दूसरा भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। तो ये जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से बनी है, और इस इंडस को हम हिंदी या संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। हमें अपने एटलस में ईरान और ग्रीस को ढूंढना है। द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Hindos or the Indos, and the land to the east of the river was called India। तो 2500 साल पहले ईरान के लोग और ग्रीस के लोग यहाँ पे आए। वे इंडस के बारे में जानते थे, उन्हें इंडस का पता था। उन्होंने इंडस को हिंदोस या फिर इंडोस बुलाया, और इंडस के पूर्व की तरफ, इंडस के ईस्ट में जो भी लैंड था, उन्होंने उसे इंडिया कहा। तो इंडस कहाँ है आप देखेंगे, इंडस कुछ यहाँ है, और इंडस के ईस्ट में, मतलब इधर राइट साइड में जो भी लैंड मास है, जो भी लैंड है, इरानियंस ने और ग्रीक्स ने इस लैंड को इंडिया कहा। तो ऐसे नाम पड़ा इस सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया। द नेम भारत वॉज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा।
द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो भारत पहले कहा गया उन लोगों को जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, नॉर्थ ऊपर और वेस्ट इधर, जो लोग इस इलाके में रहते थे उन्हें भारत कह के बुलाया गया। या फिर इसके पीछे एक और भी कहानी है कि उन्हें ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है और ये संस्कृत में लिखी गई है, बहुत पुरानी किताब है, 3500 साल पहले लिखी गई। तो ये नाम जो उन नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को दिया गया, आगे चल के उसे पूरी कंट्री को एड्रेस करने के लिए यूज किया गया। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में जाके इस नाम से पूरे देश को बुलाया जाने लगा। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अतीत के बारे में पता करना, बीते समय के बारे में पता करना। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, बहुत सारे तरीके हैं पास्ट को पता करने के। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग लॉन्ग अगो। एक तरीका है कि आप पुरानी किताबों को पढ़ सकते हैं जो बहुत पहले लिखे गए थे। दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाई हैंड, इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाथ से लिखे गए थे। दिस कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। ये जो वर्ड बना है वो एक लैटिन वर्ड मनु से बना है जिसका मतलब हैंड होता है, हाथ होता है। और मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी गई किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं। दीज वर यूजुअली लिटन ऑन पाम लीफ, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये आमतौर पे ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, पाम के पेड़ के लीव्स पे लिखा जाता था। और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च विच ग्रोज इन हिमालय, या फिर हिमालय में पाए जाने वाले एक पेड़ जिसका नाम बिर्च है, उसके छालों पर लिखा जाता था। ओवर द ईयर्स मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्री। तो ज्यादातर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ताड़ के पत्तों पर या पेड़ के छाल पर लिखी हुई चीजें हैं, इन्हें या तो इंसेक्ट्स ने खा लिया या फिर ये डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन बहुत सारे जो बच गए वे हमें मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में एंड टेम्पल्स में मिल जाएंगे। वे प्रिजर्व करके बचा के रखे हुए हैं। These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicine and science। तो ये जो तार के पत्तों पे लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स थे वे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के थे, जैसे कि जो धार्मिक विश्वास था उस समय, जो प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे, जो तरीके फॉलो किए जाते थे, राजाओं का जीवन कैसा था, लाइव्स ऑफ किंग्स, दवाइयाँ कैसी यूज होती थी, क्या विज्ञान था उस समय, तो ये चीजें लिखी हुई थी। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज। इसके अलावे मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में एपिक्स थे जिन्हें महाकाव्य कहते हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में थी। कविताएं थी, नाटक थे। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये ज़्यादातर संस्कृत में लिखे मिलते हैं या फिर प्राकृत लैंग्वेज में मिलते हैं। ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो आम लोगों के द्वारा यूज़ की जाती थी, या फिर तमिल भाषा में लिखी हुई मिलती है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इन्हें शिलालेख कहते हैं या अभिलेख कहते हैं। ये पत्थर पे इस तरह की लिखी चीज़ें होती हैं। These are written on relatively harder surface such as stone और metal। ये एक हार्ड सरफेस पे, एक कठोर सतह पे लिखी हुई चीजें होती हैं। ये हार्ड सरफेस स्टोन हो सकता है, एक पत्थर हो सकता है, या फिर एक मेटल हो सकता है, जिसपे ये इंस्क्रिप्शंस होती हैं। उकेरा गया होता है शब्दों को, जो वर्ड्स होते हैं उन्हें इंस्क्राइब किया हुआ होता है। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। कुछ समय ऐसा होता था कि राजा अपने ऑर्डर्स को, अपने आदेश को पत्थर पे इस तरह इंस्क्राइब करा दिया करते थे ताकि लोग इसे देख सकें और इन ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें, आज्ञा का पालन कर सकें। There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did। कुछ और भी तरह के इंस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल हैं, इस तरह की पत्थर पे लिखी चीजें हैं जिसमें आम लोगों ने या फिर राजा रानियों ने वे क्या करते थे, इन चीजों को इंस्क्राइब कर रखा है, लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। उदाहरण के लिए राजा किन लड़ाइयों में जीते इसका रिकॉर्ड रखते थे पत्थर पे लिख के। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक हार्ड सरफेस पे लिखने के क्या फायदे हैं और इस पे लिखने में क्या कठिनाइयां आई।
देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पुराने समय में बनाई और यूज की गई। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। और इस तरह की चीजों पर जो अध्ययन करते हैं, जो इन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक। वे पुराने समय के बिल्डिंग्स को रीड करते हैं जो कि ईंट और पत्थरों से बने होते थे। पेंटिंग्स, उस समय की पेंटिंग्स को वो स्टडी करते हैं। स्कल्पचर्स, उस समय की मूर्तियों को वो स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एस्कवेट। वे खोजते हैं और एस्कवेट करते हैं। एस्कवेट का मतलब होता है डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, धरती के अंदर खुदाई करना। टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, एस्कवेट करते हैं, तो उन्हें धरती के अंदर से टूल्स मिलते हैं, हथियार और औजार मिलते हैं जो पुराने समय के लोग इस्तेमाल किया करते थे। घड़े मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं। तो इन चीज़ों की स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करता है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बैक्ड क्ले और मेटल। इसमें से कुछ चीजें पत्थर की, पक्की मिट्टी की या फिर मेटल की बनी हो सकती हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि हार्ड और खराब नहीं होने वाले, नष्ट नहीं होने वाले सब्सटेंसेस से बने होते हैं, वे बहुत समय तक सरवाइव करते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं। तो ये हमें एक्सकवेट करने पे, जमीन के अंदर खुदाई करने पे मिलती हैं और इसे स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि एक पॉट है, एक मेटल पीस है, तो ये खुदाई करने के बाद मिली है आर्कियोलॉजिस्ट्स को। आर्कियोलॉजिस्ट्स ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हड्डियों को भी ढूंढते हैं। ये हड्डियां जानवरों की हो सकती हैं, पक्षियों की हो सकती है, मछली की हो सकती है। इससे वे ये पता लगाते हैं कि लोग उस समय क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। पौधे के जो बचे हिस्से हैं ये सरवाइव नहीं कर पाते। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन चार्ड फॉर्म। अगर अनाज के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिस्ट कपड़े आसानी से ढूंढ पाते हैं? हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. हिस्टोरियंस ऐसे स्कॉलर्स को कहते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो बीते समय के बारे में स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियंस को जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में से या आर्कियोलॉजी में से कोई इंफॉर्मेशन यूज करना होता है तो वे उसे सोर्स वर्ड बोल के रेफर करते हैं। वंस सोर्सेस आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर। एक बार जब स्रोत का पता लग जाता है, सोर्स का पता लग जाता है, तो पास्ट के बारे में जानना काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है, काफ़ी रोचक हो जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, और हम पास्ट को बनाते हैं जोड़ जोड़। सो हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट्स आर लाइक डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लूज टू फाइंड अबाउट आवर पास्ट। तो ये जो इतिहास को पढ़ने वाले हैं और पुराने समय की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, ये डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं और छोटे छोटे सोर्सेस और क्लूज़ को मिला के हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और पास्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं बिट बाय बिट। वन पास्ट और मेनी, पास्ट एक ही है या बहुत सारा है? डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ बुक आर पास्ट? आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया होगा, इसमें पास्ट के बाद एस लगाया गया है। तो ऐसा क्यों है? हम तो एस प्लूरल चीज को दिखाने के लिए लगाते हैं, तो पास्ट एक ही है कि पास्ट बहुत सारा है? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पे बीते समय को पास्ट इसलिए कहा गया है, इसे प्लूरल में इसलिए बताया गया है कि अलग अलग लोगों के समूह के लिए जो पास्ट है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। चरवाहों और किसानों का जो जीवन था वो राजा और रानियों के जीवन से अलग था। तो फार्मर्स और हर्डर्स का जो पास्ट होगा वो किंग्स और क्वींस के पास्ट से डिफरेंट होगा।
द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स एंड सो ऑन। व्यापारियों का जो पास्ट था और शिल्पकारों का जो पास्ट था, शिल्पकार वे जो मूर्तियां बनाते हैं, तो उन दोनों का पास्ट अलग अलग था। Also, as is true even today, people followed different practices and customs in different parts of the country. जैसा आज भी सच है, लोग देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस, व्यवहार और रीति रिवाज अलग अलग तरीके से फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइसलैंड गेट देयर फूड बाई फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं वो अपना खाना फिशिंग करके, मछली पकड़ के, शिकार करके या फिर जंगल से कलेक्ट करते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। लेकिन बाकी लोग जो शहर में रहते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं फूड के लिए। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन पास्ट एज वेल। इस तरह के जो डिफरेंसेस है, जो अंतर हैं, वो पुराने समय में भी थे। बिसाइड्स दीज देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। इसके अलावे भी एक दूसरा तरह का डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम जानते हैं उन राजाओं के बारे में और उन बैटल्स के बारे में, उन लड़ाइयों के बारे में जो वे जीते, क्योंकि उन्होंने उसका रिकॉर्ड रखा था मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉर्म में, पत्थर पर लिख के। तो वो चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वह हमें मिली, तो हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी विक्ट्रीज के बारे में जानते हैं, उन राजाओं के बारे में जानते हैं। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन जो आम आदमी थे, जैसे कि शिकारी, मछली पकड़ने वाले, खाना इकट्ठा करने वाले, किसान, तो ये आम आदमी थे। इन्होंने अपने कामों का रिकॉर्ड नहीं रखा, खास करके पत्थर पे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। आर्कियोलॉजी हमें हेल्प करती है, पुराने समय का विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान हमें हेल्प करता है कि हम उनके लाइफ के बारे में जान जाते हैं, कैसा था उनका जीवन ओवरऑल। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जान पाते। What do dates mean? जो डेट है, जो तारीख है, उसका क्या मतलब है? If someone asks you the date, you will probably mention the day, month and year. अगर आपसे कोई पूछे कि आज का डेट क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप आज की दिन, महीना और तारीख बताएंगे। 20,000 एंड समथिंग, 2000 कुछ, 21, 20, 22। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ, the founder of Christianity. तो ये जो डेट्स हैं, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट की जाती हैं। जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अगर ये ईयर 2000 है तो 2000 का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 साल बाद। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have letter BC. और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के जो डेट्स हैं उन्हें उल्टे रूप में काउंट किया जाता है और उसके पहले BC लगाया जाता है, बिफोर क्राइस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस किताब में हमें अगर पीछे जाना होगा तो हम 2000 से पीछे बताएंगे या 2000 से आगे बताएंगे। तो हम 2000 को स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ खत्म होता है आपके क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नीचे डेट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, BC और AD के बारे में, आप इसे जरूर पढ़ें। जिस तरह BC को बिफोर क्राइस्ट कहते थे, AD को एनो डोमिनी कहते हैं, और भी कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। यहाँ लैंग्वेज को डिकोड करने वाली चीज़ बताई है कि कैसे पिक्चर को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और इसे कैसे समझा जाता है, पुरानी लिखी हुई चीज़ों को। नीचे क्वेश्चन आंसर है, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे चैप्टर 2 की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।